आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शायद सबसे निर्णायक दशक 1940 की गहराई में उतरेंगे। सबसे तेज रफ्तार वाला दशक भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोचिंग नोट्स की तरह हैं। चैप्टर 34 टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो माहौल सेट करते हैं। हाँ, सोचिए साल है 1940। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इधर भारत में आजादी की मांग वो अपने चरम पर है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है 1940 से 1947 तक के हर बड़े इवेंट को एक एक करके एक कहानी की तरह समझना। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों हुआ और उसका असर क्या पड़ा। तो चलिए इस सिलसिलेवार पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1940 से। वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को और वो एक ऑगस्ट ऑफर लेकर आते हैं। ऑगस्ट ऑफर। बेसिकली अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए था, सैनिक भी और संसाधन भी। हाँ, तो उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक कि हम एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना देंगे, मतलब युद्ध पर सलाह देने के लिए। और दूसरी कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब अधूरा राज, है ना? एकदम। आप अपने आंतरिक मामले देखिए, लेकिन रक्षा, विदेश नीति, ये सब लंदन के हाथ में ही रहेगा। अच्छा, तो उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने इसे सीधे सीधे रिजेक्ट क्यों कर दिया? यही तो समझने वाली बात है। कांग्रेस की मांग थी एक पूरी इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, मतलब एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जिसमें असली पावर हो। और अंग्रेज दे रहे थे सिर्फ एक सलाहकार परिषद। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए ये ऑफर कुछ भी नहीं था। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। समझ गया। और इसी माहौल में पाकिस्तान की मांग पहली बार आधिकारिक तौर पर सामने आई। हाँ, इसकी एक टाइमलाइन है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हुआ। अच्छा, इसका विचार तो सबसे पहले शायर मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दिया था। फिर पाकिस्तान नाम 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया। और फिर ये मुस्लिम लीग की आधिकारिक मांग कब बनी? 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था और वहां मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया गया। तो अगस्त ऑफर फेल हो गया। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी एक बहुत ही अनोखा आंदोलन शुरू करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था भीड़ नहीं, लाइन लगाओ। हाँ, एक एक व्यक्ति जिसे गांधी जी खुद चुनते थे वो जाकर भाषण देगा और अपनी गिरफ्तारी देगा। ये तो बड़ी सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, मकसद था दुनिया को ये दिखाना कि भारतीय इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन साथ ही देश में कोई बड़ी अव्यवस्था भी ना फैले। एक नैतिक विरोध था ये। और इसके 3 सत्याग्रही, उनका क्रम अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहले थे विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 को। ओके, पहले विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। अब आते हैं 1942 के क्रिप्स मिशन पर। इसे तो गांधी जी ने डूबते बैंक का चेक कहा था। हाँ, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ये तब आया जब जापान भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो अंग्रेजों पर प्रेशर बढ़ गया था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा। ऑफर वही पुराना था, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इसमें कोई जाल जरूर होगा। हाँ, एक बहुत बड़ा जाल था। वो था ऑप्ट आउट क्लॉज। ऑप्ट आउट क्लॉज मतलब अगर कोई प्रांत भारत के साथ नहीं रहना चाहता तो वो अलग हो सकता है। अरे, ये तो सीधी सीधे देश के टुकड़े करने की इजाजत थी। एकदम नतीजा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस को बंटवारा मंजूर नहीं था और लीग को एक पक्का पाकिस्तान चाहिए था, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कांग्रेस ने तय किया कि अब निर्णायक लड़ाई का वक्त है। हाँ, 8 अगस्त 1942 बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान, यहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो। ये गांधी जी की अहिंसा वाली छवि से काफी अलग था। ये उनकी दृढ़ता को दिखाता था, या तो आजादी लो या इस कोशिश में जान दे दो। और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। बहुत तेज। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9-10 अगस्त तक नेहरू, पटेल, गांधी जी
लगभग सभी बड़े नेता जेल में थे। अच्छा, गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो जब सारे नेता ही जेल चले गए तो ये आंदोलन लीडरलेस हो गया। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। जनता ने खुद इसकी कमान संभाल ली। बिल्कुल, और इस आंदोलन में कुछ नायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसे अरुणा आसफ अली। बिल्कुल, उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उषा मेहता, जिन्होंने बॉम्बे से खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाया। और जयप्रकाश नारायण। हाँ, जो हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागे और आजाद दस्ता बनाया। इसी आंदोलन के दौरान देश में कई जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट्स यानी समानांतर सरकारें भी तो बनी। हाँ, बनी। जैसे बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल में जातीय सरकार बनी, और सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल की सरकार, जो सबसे लंबे समय तक चली। तो ये सब तो देश के अंदर हो रहा था। देश के बाहर सुभाष चंद्र बोस एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, आजाद हिंद फौज। यहाँ एक जरूरी तथ्य है कि INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। अच्छा, ये मैंने भी पढ़ा है। नेताजी ने इसकी कमान बाद में संभाली थी। हाँ, नेताजी ने जुलाई 1943 में इसकी कमान संभाली और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत यानी भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की। INA में कई ब्रिगेड्स थीं, है ना? हाँ, जैसे रानी झांसी रेजिमेंट, जिसकी लीडर लक्ष्मी सहगल थी, और सुभाष ब्रिगेड, जिसके लीडर शाहनवाज खान थे। युद्ध के बाद 1945 में INA के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, रेड फोर्ट ट्रायल। हाँ, और 3 मुख्य आरोपी थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों, जो सिख थे, प्रेम सहगल एक हिंदू, और शाहनवाज खान एक मुस्लिम। एक सिख, एक हिंदू, एक मुस्लिम। ये तो देश की एकता का प्रतीक बन गया। जबरदस्त प्रतीक। पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े वकीलों ने उनका बचाव किया। इसी बीच देश के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की कोशिशें भी हुई, जैसे 1944 का C राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला और 1945 का देसाई लियाकत पैक्ट भी था, लेकिन ये दोनों ही असफल रहे। तो अब हम पहुंचते हैं 1945 में। वाइसरॉय लॉर्ड वेवल प्लान लेकर आए और शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। हाँ, प्लान ये था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है। ये क्यों फेल हो गया? ये फेल हुआ मुस्लिम लीग की जिद की वजह से। क्या जिद थी? जिन्ना का कहना था कि काउंसिल के सभी मुस्लिम सदस्य सिर्फ और सिर्फ लीग से ही चुने जाएंगे, जो कांग्रेस को कभी मंजूर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसी बात पर यह प्लान भी फेल हो गया। और इसके ठीक बाद 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। हाँ, HMIS तलवार नाम के जहाज पर। खराब खाना, नस्लीय भेदभाव, ये सब कारण थे। इस विद्रोह ने तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि अब वो अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर आया 1946 का कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। इस मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा? इस मिशन ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को तो खारिज कर दिया। अच्छा। और एक ढीले ढाले संघ, मतलब एक लूज फेडरेशन का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने प्लान मान लिया, लेकिन मुस्लिम लीग वो पहले मानकर बाद में मुकर गई। और फिर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिससे देश में भयानक दंगे हुए। लेकिन इसी मिशन के तहत 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनी। हाँ, बनी। मुस्लिम लीग ने पहले इसका बहिष्कार किया, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर को वो सरकार में शामिल हो गई। तो अब हम कहानी के बिल्कुल अंत में पहुंच रहे हैं, 1947। हाँ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। और भारत के आखिरी वाइसरॉय बनकर आए लॉर्ड माउंटबैटन। माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को अपना प्लान पेश किया, जिसे माउंटबैटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं। और अब यह साफ हो चुका था कि सत्ता का हस्तांतरण होगा, लेकिन बंटवारे के साथ। हाँ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। और पंजाब और बंगाल का बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया। बिल्कुल। और इसी प्लान के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद में पेश किया गया।
4 जुलाई को बिल पेश हुआ। और 18 जुलाई 1947 को पास भी हो गया। हाँ, इस कानून ने भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन बना दिया। तो ये थी 1940 से 1947 तक की कहानी। योजनाओं, आंदोलनों, विद्रोहों और वार्ताओं का एक बहुत ही तेज रफ्तार दशक, जिसका अंत हुआ एक मुश्किल से मिली लेकिन विभाजित आजादी के साथ। बिल्कुल। आज के स्रोतों ने हमें ये बताया कि आजादी और बंटवारा कैसे हुआ, लेकिन जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, इतने सारे मौके आए। क्या आपको लगता है कि किसी एक मोड़ पर किसी भी एक पक्ष, कांग्रेस, लीग या अंग्रेजों के एक अलग फैसले से एक अखंड स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे जरूर सोचिएगा।